खास खबर में हम बात करेंगे। एक बार फिर लॉकडाउन की मांग उठने लगी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री से मांग की है कि अब संपूर्ण लॉकडाउन कर देना चाहिए। आज हम ऑक्सीजन से जूझ रहे हैं, दवाओं से जूझ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से जूझ रहे हैं, अस्पतालों में बेड नहीं है। अब आने वाला वक्त अगर इसी तरह से चलता रहा तो अब हमारे पास में मेडिकल स्टाफ और पैरा मेडिकल स्टाफ से भी उसकी भी कमी आने वाली है। उन्होंने साफ किया है कि अब हमें लॉकडाउन लगा देना चाहिए। खैर, लेकिन लॉकडाउन लगाए सुझाव एक दूसरे के चलते हैं, लेकिन क्या इसमें भी कुछ सियासत है? राहुल गांधी 2 दिन पहले मांग कर चुके हैं कि लॉकडाउन लगा देना चाहिए, तो एक बार फिर से मांग उठने लगी है कि लॉकडाउन लगाना चाहिए। हालांकि राजस्थान में संकेत दे दिए थे अशोक गहलोत ने बुधवार की रात ही कि लॉकडाउन लगाने जा रहे हैं। उन्होंने 5 मंत्रियों की कमेटी भी बना दी थी, उसकी रिपोर्ट का इंतजार उनको रहा और एक बार फिर लॉकडाउन उन्होंने कही है। आपको ध्यान होगा कि 2020 में भी जब प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन लगाया उसके 2 दिन पहले ही अशोक गहलोत ने लॉकडाउन लगा दिया था, लेकिन लॉकडाउन पे उंगलियां उठ रही थी। तो चलिए हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब हैं, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता आशीष चौधरी जी हमारे साथ हैं, भाजपा नेता सुरेश गर्ग साहब हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा एक बार मैं जी। गहलोत साहब ने मांग उठाई है कि संपूर्ण लॉकडाउन लगा देना चाहिए, प्रधानमंत्री जिसको इसमें विलंब नहीं करना चाहिए। देखिए, हर राज्य की अपनी अपनी समस्याएं सामने आ रही हैं, लेकिन जो सभी कोरोना से रहे हैं, किसी के पास में क्या दिक्कत आ रही है, किसी के पास में क्या दिक्कत आ रही है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम 4 लाख से ज्यादा का आंकड़ा हमारा बढ़ता जा रहा है और 4.5 के आसपास हम पहुंच रहे हैं। इसी तरह से 4000 से ज्यादा लोगों की पिछले 24 घंटे में डेथ हुई है। ये जो आंकड़ा है ये दहशत पैदा करते हैं, डराता है, भय पैदा करता है। जो अपने खो चुके हैं, उन्हें आज भी चिंता सता रही है कि कहीं और कोई इस तरह की स्थिति में ना चला जाए। तो क्या मान के चला जाए कि लॉकडाउन, अगर लॉकडाउन आज अंतिम विकल्प है तो पहले क्यों नहीं अपनाया गया इसे? देखिए योगेंद्र जी, जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने ट्वीट करके जो कहा है कि अब इसका विकल्प अंतिम लॉकडाउन ही है, तो मुख्यमंत्री जी उसका अनुसरण करेंगे निश्चित रूप से। उन्होंने भी ट्वीट करके राहुल गांधी की बात को कहा है कि हमारे नेता अगर कह रहे हैं तो वो भी मानते हैं। अब क्योंकि वो खुद नहीं करना चाहते, वो कहते हैं कि मोदी जी लॉकडाउन करें। लेकिन कल का कैबिनेट की बैठक हुई थी, उस बैठक में उन्होंने 5 मंत्रियों का एक समूह बनाया और उसमें उन्होंने ये सब बातें डिस्कस की कि जिस तरह के हालात राजस्थान के बन रहे हैं और आने वाले समय में जो चीज हमको चाहिए वो हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो हमारे ये विकल्प है कि हम जब तक संपूर्ण रूप से लॉकडाउन नहीं करेंगे तो हम उस स्थिति में नहीं आ पाएंगे। चैन तोड़ने के लिए हमारे पास एक ही विकल्प है कि हम किसी प्रकार से पूरे प्रदेश को लॉकडाउन की स्थिति में लाएं। अभी शहरी स्थिति में तो आगे देखिए, आप जब सुबह 6 बजे से 11 बजे तक का खुलता है तो सारी धज्जियां हो जाती है, स्थितियां बनी हुई सब हो जाता है। तो ये सारा का सारा सिस्टम देखने को मिल रहा है। और आने वाले टाइम में आप देखिएगा शादी बहुत ज्यादा है और गाँव में रुकने का नाम नहीं ले रही। शहरी क्षेत्र में तो फिर भी प्रतिबंध लगा और बहुत सारी चीज हुई। हमारे गाँव में जो हालात बने हुए हैं, गाँव वाले डरते नहीं है कोरोना को लेकर के, जो चिंता का विषय होना चाहिए वो नहीं है। अब वो अगर नहीं है तो हमको लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री जी ने कल ही देखिएगा कि 5 किलो गेहूं और 1 किलो दाल देने की घोषणा जो पहले की थी वो कर दी है 2 महीने के लिए। तो आप मान के चलिए कि आने आज 1-2 दिन में निर्णय हो जाएगा। या तो मोदी जी करेंगे निर्णय, नहीं तो हमारे मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार की चिंता व्यक्त की है और 5 मंत्रियों का समूह बनाया है, वो समूह तो वही रिपोर्ट देगा जो मुख्यमंत्री जी चाहेंगे। तो निश्चित रूप से यहाँ सख्ती लागू हो और यहाँ पर हो सकता हो कि हम 1 वीक या 2 वीक के लिए लॉकडाउन की स्थिति में चले जाए, क्योंकि बहुत सारे राज्यों ने 2 वीक का लॉकडाउन किया है। तो हम मुख्यमंत्री जी ने पहले भी 2 दिन पहले तो मैं वही कह रहा था कि 2020 में भी जब संपूर्ण लॉकडाउन देश में लगाया गया, उससे 2 दिन पहले अशोक गहलोत जी ने लगाया, लेकिन इस पे उंगलियां बहुत उठी थी। मैं सुरेश गर्ग जी के पास में जाना चाहूंगा। गर्ग साहब, मुख्यमंत्री मांग कर रहे हैं कि इससे पहले राहुल गांधी ने मांग की है कि लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन लगा देना चाहिए। हालांकि प्रधानमंत्री ने वैक्सीनेशन को लेकर के चर्चा की है, मजदूरों की स्थिति को लेकर के चर्चा की है और ये भी कहा है कि वैक्सीनेशन पे जोर दिया जाना चाहिए। लेकिन एक तरफ वैक्सीन की किल्लत है, दूसरी तरफ हम वैक्सीनेशन पे जोर दे रहे हैं। अगर वैक्सीनेशन हमारे पास में उपलब्ध है तो
जैसे पोलियो की खुराक पिलाते हैं उस तरह से घर घर जाकर के वैक्सीन लगाया जा सकता है। योगेंद्र जी बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये बिल्कुल कहा है कि लॉकडाउन लास्ट विकल्प होना चाहिए। जब तक आप अपने कुछ संसाधन है तो जो भी आपके विकल्प है उनका यूज करो, और अगर तब भी नहीं होता है तो लॉकडाउन। सबसे पहले अपने यहाँ पे स्थिति को कंट्रोल करने की बात है। जहां तक वैक्सीनेशन की बात है, आज की तारीख में पूरे इंडिया के अंदर एक करोड़ डोजेज अभी अवेलेबल है, जिससे कि वैक्सीनेशन फास्ट होगा। और मोदी जी खुद कह रहे हैं वैक्सीनेशन फास्ट हो। जहां जहां प्रदेश को जरूरत हो रही है वहां पे वैक्सीन की सप्लाई हो रही है। आज जयपुर के अंदर या राजस्थान के अंदर हालात इतने विकट हो चुके हैं कि कहीं पर भी बेड अवेलेबल नहीं है, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। जो साधन आपको पहले डेवलप कर लेने चाहिए थे, जो ऑक्सीजन प्लांट, क्योंकि केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन प्लांट के लिए पैसा भेजा था राजस्थान सरकार को, बट वो टाइम पर ऑक्सीजन प्लांट लगा नहीं पाई। उस वजह से आज ऑक्सीजन की शॉर्टेज है। आज हमारे लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी ने ऑक्सीजन ट्रेन एक राजस्थान के अंदर भेजी है, तो ऑक्सीजन की जो राजस्थान में किल्लत है उसको वो पूरी कर रहे हैं। तो जहां जहां केंद्र सरकार की तरफ से जो जरूरत है, केंद्र सरकार उसकी राज्य सरकार की सहायता कर रही है। और लॉकडाउन तभी लगना चाहिए कि जब मजदूरों की भी सेफ्टी होनी चाहिए, कि वो मजदूर भूखे नहीं रहे, उनको समस्या नहीं रहे और वो यहाँ से राजस्थान छोड़ के बाहर न जाए। तो लॉकडाउन लास्ट विकल्प होना चाहिए। मेरा मानना है कि लॉकडाउन लास्ट विकल्प होना चाहिए। और लेकिन गर्ग साहब तबाही मच रही है देश में, अभी भी हमें किस बात का इंतजार करना पड़ रहा है? नहीं सर, हाँ जब वैक्सीन, देखो मेरी बात नहीं है कि आज जो व्यवस्थाएं हैं ऑक्सीजन की, जहाँ शॉर्टेज थी, आज देश के अंदर करीबन 9,000 मैट्रिक टन का प्रोडक्शन है और रिक्वायरमेंट है 7,000 मैट्रिक टन की। तो कहीं पे केवल आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन की समस्या है उस डिस्ट्रीब्यूशन की समस्या को दूर करना पड़ेगा। आज की तारीख में केवल डिस्ट्रीब्यूशन की समस्या है कि राज्यों की रिक्वायरमेंट देखिए, आज यहाँ पे सप्लाई जो है, हमारे यहाँ डिमांड और सप्लाई का बैलेंस नहीं है। जितनी सप्लाई कर रहे हैं उससे ज्यादा डिमांड है। आज ये बताइए, मुझे एक बात जानना चाहता हूँ, सुनिए, हम में से जो भी लोग बैठे हैं, हमारे कान आज भी वो बूंद सुनाई देती हैं कि दिन में 10 लोग हमें ये कहते हैं कि ऑक्सीजन की मदद कर दीजिए, और नहीं कर पाते हैं तो शाम तक कोई मैसेज आता है कि उनमें से 1-2 राम नाम सत्य हो गए। ये पीड़ा जो अंदर से आती है, हम सपने झेल रहे हैं, आज भी झेल रहे हैं। फिर ये कैसे हो सकता है? कोई सरकारें ऐसे कैसे करेंगी कि नहीं, कोई भी सरकार, उत्तर प्रदेश ले लीजिए, वहां डिमांड चल रही है। आपकी के पार्टी के सांसद कौशल किशोर जी ने कहा है कि ऑक्सीजन की वजह से लोग मर रहे हैं, कमी है। हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों ने सख्ती और अपनी तल्ख टिप्पणियां की हैं केंद्र सरकार पे कि ऑक्सीजन की कमी है, दिल्ली को ऑक्सीजन उपलब्ध कराइए। कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य, गुजरात, कितने लोग मर गए ऑक्सीजन की कमी की वजह से? योगेंद्र जी, मैं आपको यही कह रहा हूँ कि ऑक्सीजन कैसे बात कर रहे हैं? ऑक्सीजन के प्रोडक्शन में कहीं पे भी कमी नहीं है। आज 9,000 मैट्रिक टन का प्रोडक्शन है ऑक्सीजन का, जबकि लोगों के काम नहीं आ रही, हुजूर, लोगों के काम नहीं आ रही है। जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की होती है, डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की होती है। स्टेट गवर्नमेंट को डिस्ट्रीब्यूशन पे ध्यान देना चाहिए। जहां शॉर्टेज आ रही है, कालाबाजारी रोकना चाहिए। आज लोग बागों ने आपका कमेंट राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो सकता है। गर्ग साहब, आपका कमेंट राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के संदर्भ में हो सकता है, लेकिन हरियाणा की पोजीशन देख लीजिए, उत्तर प्रदेश की पोजीशन देख लीजिए, गुजरात, कर्नाटक तो एक दिन पहले ही ने जहां जरूरत पड़ी है तुरंत ऑक्सीजन प्लांट लगा दिए हैं। वहां पे कई जगह ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर भी उसी द्रुत गति से ऑक्सीजन प्लांट लगने चाहिए। और जो सप्लाई है उसको, आज ओम बिरला जी ने यहाँ पे ऑक्सीजन ट्रेन भेजी है। जब राजस्थान में प्रॉब्लम आई है तो हमारे यहाँ के जो सांसद है, यहाँ के जो भी हमारे बीजेपी के नेता है, वो पूरे केंद्र सरकार के बराबर संपर्क में है। जवाब दिलवाता हूँ आरसी चौधरी जी। आरसी चौधरी साहब, लॉकडाउन अंतिम विकल्प के रूप में देखा जाना चाहिए। केंद्र सरकार भरपूर मदद कर रही है। पहले आरोप ये लग चुके हैं कि वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन की जो डोज है उसको बहुत खराब कर दी, राज्य सरकार मैनेज नहीं कर पाई। अब आरोप ये लग रहा है कि ऑक्सीजन के लिए जो मैनेजमेंट होना चाहिए वो राज्य सरकार का गड़बड़ाया हुआ है, इस वजह से किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। आरोप सीधा है, यानी कि अशोक गहलोत मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, ये बीजेपी का आरोप है।
योगेंद्र जी, निश्चित रूप से आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो किसी राजनीतिक दल के प्रवक्ता के लिए आरोप और प्रत्यारोप का दौर हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति अपनों को खो रहा है उसके लिए वो एक व्यक्ति नहीं, उसकी पूरी दुनिया है। मैं एक राजनीतिक दल से संबंध रखता हूं, कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूं, लेकिन मेरे साथ में वो मानवीय संवेदना भी है। मैं आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करूंगा। मैं तो सिर्फ आपके माध्यम से और यहाँ पे एक वरिष्ठ पत्रकार बैठे उनके माध्यम से राजस्थान की जनता के बीच में कुछ सवाल है, उन सवालों का जवाब राजस्थान की जनता को जानने चाहिए और देश की जनता को भी जानने चाहिए। 24 मार्च को जब देश के प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन की घोषणा की थी, रात को 8 बजे मीडिया के सामने आए थे, रात की 12 बजे बाद में लॉकडाउन की घोषणा थी। उस समय पूरे देश के अंदर 526 कोविड के पेशेंट थे। आज पिछले 24 घंटे में 4,12,000 से ज्यादा कोविड के पेशेंट आए। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि आखिर आज क्या स्थितियां हो गई। जिस मार्च के महीने में पूरे राजस्थान के अंदर 28 डेथ हुई थी, आज प्रतिदिन कितनी मौतें हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता बार बार राज्य की सरकार पे आरोप लगा रहे हैं, निश्चित रूप से लगाना चाहिए। मैं उनको साधुवाद दूंगा, आप आरोप लगाइए, लेकिन आप एक ऐसा मॉडल भी पेश कीजिए कि भाजपा शासित एक ऐसा प्रदेश है जिस प्रदेश के अंदर हमारी वजह से, हमारे तमाम मैनेजमेंट की वजह से एक भी मौत हमने नहीं होने दी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को मॉडल पेश करना चाहिए, ना कि दूसरी टीका टिप्पणी करनी चाहिए। आज सुरेश गर्ग जी कह रहे हैं कि 9,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन है। जब देश के प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन की घोषणा की 24 मार्च को, 27 मार्च को उन्होंने पीएम केयर फंड बनाया, दुनिया से चंदा पैसा इकट्ठा करना शुरू किया। अप्रैल के महीने में उन्होंने जो इंपावर्ड ग्रुप बनाए थे, उसमें से इंपावर्ड ग्रुप नंबर 6 उसने ये कहा कि 1,000 मीट्रिक टन प्री कोविड ऑक्सीजन की पूरे देश के अंदर जरूरत हो रही थी। अब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पर डे बढ़ रही है। 22 अप्रैल को उन्होंने ये कहा था कि आने वाले समय में चुनौती होगी, पूरे देश के अंदर 7,000 मीट्रिक टन का उत्पादन है। आज उसका ट्रांसपोर्टेशन हो, उसका ट्रांसपोर्टेशन किसी थैली में भर के नहीं ले जाया जा सकता। योगेंद्र जी, इनका तो कहना एक हो गया, पूरे देश के अंदर 1224 क्रायोजेनिक टैंकर हैं और उन टैंकर्स जो ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का और आर्गन का जो ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसका ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो रजिस्टर्ड होते हैं कि कौन टैंकर ट्रांसपोर्टेशन कर सकता है, उसकी अनुमति केंद्र की सरकार देती है। आज हम इस देश के लोगों में, इस किसी भी राज्य के अंदर, किसी भी शासित सरकार के अंदर, हम नहीं चाहते कि हिंदुस्तान के एक व्यक्ति की भी जान जाए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने कहा था जान है तो जहान है। मुझे वो रतन टाटा जी का वो वक्तव्य भी याद है, जब आप जैसे एक वरिष्ठ पत्रकार ने जब उनसे पूछा, तब उन्होंने कहा कि ये साल जिंदगी बचाने का है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि ये आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति आप करते रहिएगा। आज आनंद के अंदर लाखों महिलाएं कलश यात्राएं कर रही हैं। इस देश के अंदर कहीं पे भी हो, आप एक राज्य को लॉकडाउन करके पूरे देश से आइसोलेट नहीं कर सकते, इसके संघीय ढांचे को तहस नहस नहीं कर सकते। आप यहाँ राज्य में आने वाली ट्रेन को नहीं रोक सकते, आप आने वाली फ्लाइट को नहीं रोक सकते। इसलिए हम ये चाहते हैं जब डिबेट से उठें, ये भारतीय जनता पार्टी के परिवार के लोगों को हम शुभकामना देना चाहते हैं कि आपके परिवार में एक भी घटना नहीं घटे, लेकिन ये आप एक ऐसे व्यक्ति से मिलिए जो एक ऑक्सीजन की कमी के कारण अपने परिजन को खो दिया हो, तो ऐसे वक्तव्य नहीं आएंगे। ये समय है आपकी संवेदना जगाने का, ये समय है आपकी जवाबदेही का निर्वहन करने का। आखिर क्या वजह है कि हम हमारी जवाबदेही से विमुक्त होके और लोगों की लाशों के पीछे छुप जाते हैं? नहीं, लेकिन बात ये, यहां आरोप ये लगाया जा रहा है, आरसी चौधरी साहब, मेरी बात का आपने जवाब नहीं दिया है कि केंद्र सरकार की ओर से भरपूर मदद की जा रही है। हालांकि सुरेश गर्ग साहब अन्य राज्यों की जो डिमांड है उस पर खामोश है, लेकिन बात केवल राजस्थान की आ रही है कि राजस्थान में मैनेजमेंट, उन्होंने कहा मदद की जा रही है। शॉर्ट में जवाब चाहता हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये सुरेश गर्ग जी कह रहे हैं कि राजस्थान के अंदर तो ऑक्सीजन उत्पादन होती नहीं थी दिल्ली की तरह। यही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी पहली बार ट्रेन लेके आए, वरना तो लोग यही राजस्थान है। इसी राजस्थान के अंदर आइनॉक्स का प्लांट है, उसी आइनॉक्स के प्लांट से दिल्ली भी ऑक्सीजन जाती है, उसी आइनॉक्स के प्लांट से हरियाणा भी ऑक्सीजन जाती है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि देश के संघीय ताने को दहस नहस ना कीजिए। ये मत कहिए कि हमने ऑक्सीजन दी है, आपने इस राज्य से ऑक्सीजन ली है। हमने बार बार निवेदन करते रहे, हमारे यहाँ पे संक्रमण की दर पे पूरे देश के अंदर हम 6ठे स्थान पे और ऑक्सीजन के एलोकेशन के नंबर पे हम 17वें स्थान पे आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के गुजरात के चाहे पार्टी के अध्यक्ष हो, चाहे दिल्ली के सांसद हो, चाहे
महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री वो रेमडेसिविर इंजेक्शन अपने कार्यालय में बांटते हैं और यहाँ पे परिजन लंबी लाइन लगा के उस रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए इंतजार कर रहे हैं। मतलब बीजेपी का आरोप किस तरह का आरोप? हम ये चाहते हैं कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलप नहीं कर पाए, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हम आरोप नहीं लगाना चाहते, गर्ग साहब को बोलने दीजिए, मैं तो चुप हो जाता हूँ। आप बोल दीजिए, आप बोल दीजिए। इस देश के इंजेक्शन की कालाबाजारी किस तरह से हो रही है यहाँ पे? जो आज 3400 रुपए का इंजेक्शन है यहाँ पे 20-20, 25-25 हजार रुपए में मिल रहा है, तो उसको तो रोकिए ना। आप उन जो चोरी बाजारी कर रहे हैं, जो ऑक्सीजन को अपने घर पे, ऑक्सीजन सिलेंडर को जो घर पे रख रहे हैं, जो इंजेक्शन को अपने कालाबाजारी कर रहे हैं, उसको रोकिए। तब जाके जनता को तो हेल्प मिलेगी, जनता को सहायता पहुंचेगी। सुरेश गर्ग जी, मुझे लगता है कि आपकी आत्मा मर चुकी है। सुरेश गर्ग जी, मुझे लगता है आपने संवेदना खो चुके हो। आपको पता होना चाहिए राजधानी हॉस्पिटल किसका है। राजधानी हॉस्पिटल SS अग्रवाल, जिसके यहाँ पे ब्लैकमेलिंग करते हुए पाया गया और मुकदमा दर्ज हुआ। भारतीय जनता पार्टी के चिकित्सा प्रकोष्ठ का अध्यक्ष है। इसके अंदर अगर कोई लिप्त है तो आप लिप्त हैं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्यों भारतीय जनता पार्टी का की जिम्मेदारी अध्यक्ष इंजेक्शन बांटते हुए मिलता है? कैसे मिले बीजेपी के नेताओं के पास में इंजेक्शन? कैसे मिले बीजेपी के नेताओं के पास में इंजेक्शन जब केंद्र की सरकार उसको सर्कुलेट कर रही है? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, कैसे मिले सूरत के अध्यक्ष के 5000 इंजेक्शन बांटे हैं? कैसे वहां पे दिल्ली का सांसद बीजेपी का बांट रहा है? कैसे जो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री है वो जाके उनकी कंपनियों के पीछे खड़े हो जाते हैं? इस देश के अंदर आपदा में आंसू ढूंढने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग, जब आप अपना खाओगे तब आपको पता चलेगा। इसलिए लोगों की लाशों के ऊपर अपने नकारापन को मत छुपाइए, जवाब देने का निर्वहन कीजिए। नहीं साहब, ये बीजेपी की वैक्सीन है। डॉक्टर साहब, ऐसे मुद्दे से भटक जाएंगे। मैं आप दोनों के पास में, अभी हमारे पास में वक्त है, मैं दोनों को दूंगा। हमारे जो क्वेरीज हैं, हम बाकायदा जिस दिन डिबेट में बैठते हैं 5 लोगों से, 7 लोगों से, जितनी भी अलग अलग जगह से हम बात करके बैठते हैं कि ऐसा किया जाएगा तो क्या होगा, ऐसा किया जाएगा तो क्या होगा, उसके बाद में हम आप लोगों तक पहुंचते हैं। और निश्चित रूप से हम आप तक अगर कोई बात कर रहे हैं तो जनता की आवाज है, जनता जो जानना चाहती है वो हम आपसे आपके अल्फाज के जरिए वो उन तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक बार श्याम जी के पास जाना चाहूंगा। श्याम जी, मैकेनिज्म की बात आती है, बीजेपी लगातार ये कह रही है कि ना वैक्सीनेशन की कोई कमी है देश में, ना गैस की कमी है, ना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। लेकिन मुझे पता नहीं कितनी सच्चाई है कि कमी है नहीं है। बिल्कुल निश्चित रूप से विकासशील देश है, बहुत कुछ किया होगा, लेकिन लोग दम तोड़ रहे हैं। मुझे इस सच्चाई का मालूम है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग दम तोड़ रहे हैं, उन्हें इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है। अगर बेड है तो हर आदमी की जेब में उतना पैसा नहीं है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वो जाके अपना इलाज करा सके। लेकिन सरकारें अपनी ओर से अपने दावे रख रही हैं कि किसी चीज की कोई कमी नहीं है। ये किस तरह का हम किसी को एक ये कहें कि एक भरोसा दिला रहे हैं? देखिए योगेंद्र जी, जिस प्रकार से कोरोना पहली लहर आई थी उसके बाद हमको मैनेजमेंट ठीक करना चाहिए था। ना केंद्र सरकार कर पाई, ना राज्य सरकार पर। समय रहते हुए अगर दोनों ही सरकारें इसको रखते हुए अगर ये कहती कि सेकंड लहर आ रही है तो हम उसकी जो आधारभूत सुविधाएं बढ़ाने की बात होती और जिस तरह से मैनेजमेंट करने की बात होती कर लेते तो आज ये स्थिति नहीं बनती। स्थिति खराब है। आप बार बार जो सुरेश जी भी कह रहे हैं या चौधरी साहब भी कह रहे हैं, देखिए व्यवस्थाएं जब हालात खराब हैं, अब हमारा अधिकार बनता है कि हमारे यहाँ से किन किन लोगों को चुन करके भेजा। अगर लोकसभा अध्यक्ष आज कह रहे हैं कि मैं अतिरिक्त कुछ दिला रहा हूँ, ये तो अच्छा है, सौभाग्य कि हमारे प्रतिनिधित्व करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष हैं और वो देश की सबसे बड़ी पंचायत है। वो निश्चित रूप से केंद्र सरकार को दिशा निर्देश दे सकते हैं और हमारे हित में कुछ काम कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बात भी उठाऊंगा। वो बहुत बड़े व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। अगर वो प्रधानमंत्री के सामने राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो जाके कहें कि राजस्थान के अन्याय कर रहे हो, अतिरिक्त कुछ दे दीजिएगा, तो मैं मान के चलता हूं कि प्रधानमंत्री जी उनको मना नहीं करेंगे। 10 साल अगर जो प्रधानमंत्री रह चुका हो और हमारे सौभाग्य है कि वो राजस्थान का प्रतिनिधित्व न करते हैं, वो निश्चित रूप से हमारी मांग वह उठाएं, मुख्यमंत्री जी के साथ जाकर के बात करें प्रधानमंत्री जी से, तो हमारा भविष्य जो आज अंधकार के रूप में डूबा जा रहा है और जो स्थिति हमारे सामने नहीं बन पा रही है। हमने भी देखिएगा 59 ऑक्सीजन प्लांट लगाने का कल प्रस्ताव पारित किया है, बहुत लेट किया ना। अगर हम पहले कर लेते तो निश्चित रूप से स्थिति सुधर सकती थी। लेकिन हाँ, भविष्य में 2 महीने 3 महीने में हम उस स्थिति में सुधार लाएंगे और जो कुछ है इसको आपको, क्योंकि विपदा आ गई है, विपदा को कैसे
टाला जाए और किस तरह से हम संघर्ष करें और किस तरह से लोगों को बचाएं, ये प्राथमिकता होनी चाहिए। अब राजनीति का वक्त नहीं है। आज कोर कमेटी की बीजेपी की बैठक भी हुई है। कोर कमेटी की बैठक में प्रस्ताव पारित करना चाहिए था सर्वसम्मति से इनको केंद्र के लिए कि हमारे राजस्थान से अन्याय हो रहा है तो दे दीजिए पूरा। निश्चित रूप से राजनीतिक तौर पर हमारी हिस्सेदारी जो मिलनी चाहिए नहीं मिल पा रही है, क्योंकि हमारा प्रतिनिधित्व वहां कमजोर है। बीजेपी के लोग केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन वो जिस तरह से आवाज उठानी चाहिए नहीं उठा पा रहे। लेकिन कांग्रेस के भी तो दो लोग सांसद बड़े हैं लोग, केसी वेणुगोपाल और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, वो अगर हमारी आवाज बन करके खड़े होकर दिल्ली में हमारी सहयोग करे और लोकसभा अध्यक्ष अगर सहयोग कर दे तो निश्चित रूप से राजस्थान के साथ अन्याय नहीं होगा। अन्याय के लिए हमें अब जागृत होना पड़ेगा और इस स्थिति में राजस्थान का भला कैसे हो, राजस्थान को अधिक से अधिक कैसे सहायता मिले केंद्र की और हम अपनी स्थिति को सुधार कर पाए। अभी कंट्रोल में कुछ स्थिति और बिगड़ सकती है आने वाले समय में, कह रहा हूँ। जिस प्रकार से कोरोना गांव में फैल रहा है तो हम कैसे कंट्रोल करेंगे, ये स्थिति भयानक हो सकती है। इसलिए हमको लॉकडाउन में जाने की स्थिति बनेगी तो जाएंगे भी। जिस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ी है, आप देखिएगा कि इस अप्रैल माह में ही 75 लाख बेरोजगार हो गए देश में। अब एक तरफ हम रोजगार नहीं दे पाएंगे, दूसरी तरफ लॉकडाउन में जाएंगे, मजदूरों का एक्चुअल में क्या होगा। इस तरह से पहले अफरा तफरी मची थी और अफरा तफरी नहीं मचे, कोई सिस्टमेटिक ढंग से मजदूरों की भी सहायता हो जाए, रोज खाने कमाने वालों को भी कुछ हम सही तरीके से दे पाए तो आने वाला भविष्य को हम सुधार पाएंगे। इसलिए एकता के सूत्र में बनना चाहिए, यहाँ राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि राजस्थान के साथ न्याय हो और हमारी मांग पुरजोर तरीके से कैसे दिल्ली में उठा करके पूर्ति की जाए। भाजपा के सांसद कुछ गए, देखिए सीपी जोशी गए। देखिए, ये राजस्थान का सौभाग्य है कि पूर्व प्रधानमंत्री राजस्थान से राज्यसभा में हैं। देश के लोकसभा के अध्यक्ष राजस्थान से लोकसभा के सांसद हैं। केंद्र में 3 मंत्री हैं और पहले भी मिनिस्टर रहे हैं। बड़े कदावर नेता राजस्थान से हैं और केसी वेणुगोपाल हैं, वो राजस्थान से हैं। तो बहुत दिग्गज हैं यहाँ से, लेकिन उसके बावजूद आपको लग रहा है कि वो स्थितियां नहीं हो पा रही है। हमारे जो प्रतिनिधित्व तो उसमें कहीं ना कोई कमी है। राजस्थान को उस तरह की भूमि तो बना दिया कि कोई भी यहाँ से सांसद बन जाए, लेकिन जब राजस्थान की धरती को आवश्यकता है उन रणबांकुरों की है तो कोई हेल्प नहीं कर पा रहा है। सीधा ये कहना चाह रहे हैं आप? देखिए योगेंद्र जी, जब मनमोहन सिंह निर्वाचित होके जा रहे थे तो आप और हम भी मौजूद थे विधानसभा के बाहर। उन्होंने कहा कि मैं राजस्थान के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। राजस्थान के साथ अन्याय हो रहा है। अब मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि वो पूर्व प्रधानमंत्री केसी वेणुगोपाल के साथ प्रधानमंत्री से सीधी बात करें, हमारे सांसदों से बातचीत करें, खुल करके कहें देखिए अब इस संकट में आप राजनीति मत कीजिएगा। ओम माथुर से बात करें, भूपेंद्र से बात करें। समय कम है, दोनों से सवाल लेना चाहूंगा। मैं गर्ग साहब आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि राजस्थान का सौभाग्य है कि बहुत सारे दिग्गज नेता हैं जो दिल्ली के अंदर नेतृत्व कर रहे हैं। दिल्ली की में उनकी अपनी आवाज है। पूर्व प्रधानमंत्री यहाँ से है, लोकसभा अध्यक्ष जो है वो यहाँ से हैं। ओम प्रकाश माथुर को डायरेक्ट प्रधानमंत्री से बात कर सकते हैं, वो जब राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं। केंद्र में 3 मंत्री हैं, केसी वेणुगोपाल जो महासचिव संगठन है वो राजस्थान से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो ये सौभाग्य देखिए राजस्थान का कितना बड़ा है। लेकिन राजस्थान के लोग अगर वास्तव में ऑक्सीजन की वजह से दम तोड़ते जा रहे हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पीड़ा का कि क्या स्थितियां बन रही होंगी। देखिए योगेंद्र जी, वास्तव में राजनीति का समय नहीं है। कोरोना के अंदर राजनीति नहीं करनी चाहिए। जो भी व्यवस्था है, आज हमारे राजस्थान से जितने भी सांसद हैं वो बराबर डॉक्टर हर्षवर्धन जी से भी संपर्क में है और वहां के केंद्रीय मंत्रियों से भी संपर्क में है। जो राजस्थान को जरूरत है, आज इंजेक्शन की जरूरत है, जो 70,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन थे उसको बढ़ा करके 1,27,000 का कोटा कर दिया गया है। इसी तरीके से ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन ट्रेन चालू कर दी गई है। और भी जो राजस्थान गवर्नमेंट को, राजस्थान की जनता को जिसकी भी केंद्र से जो भी सहायता मिलेगी वो बराबर केंद्र से सहायता मिलती रहेगी। और हमारे यहाँ के राजस्थान के जितने भी सांसद थे वो बराबर केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन जी से कनेक्टेड है। और यहाँ पे सुविधाएं केंद्र की तरफ से किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होगा। आज वैक्सीनेशन पे भी केंद्र ने जो राजस्थान को डोज की जरूरत थी उसकी वैक्सीन भेजी है और ऑक्सीजन की जरूरत है तो वो ऑक्सीजन भी बराबर देते हैं। जी आरसी चौधरी जी, भेदभाव बिल्कुल नहीं होगा। फिर सरकार डिमांड कर रही है बार बार, खैर जो जरूरत है तो किसी को भी करनी चाहिए, इसे कोई खारिज नहीं कर सकता। लोकतंत्र में अधिकार दिया है कि
चाहे सरकारी स्तर पे हो चाहे आम जन हो, अगर उसको कोई आवश्यकता है तो अपनी आवाज उठाएगा। मुख्यमंत्रियों के स्तर पे कुछ गलत नहीं हो रहा है, लेकिन यहां बात यह आती है कि क्या वास्तव में राजस्थान से कांग्रेस के खाते में इतने दिग्गज लोग चुन करके गए, उन लोगों ने कोई ऐसी आवाज नहीं उठाई वहां जाकर के कि हाँ ये कहा जा सके कि आज राजस्थान तड़प रहा है ऑक्सीजन की कमी से, इंफ्रास्ट्रक्चर से, मेडिसिन से, तो वो कम से कम वहां से मदद कर सके। योगेंद्र जी, निश्चित रूप से आपने जो बात कही वो आपके नजरिए से बड़ी महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री किसी एक राज्य का नहीं होता। जो जिक्र किया, जो भेदभाव माननीय मोदी जी ने किया, वो इस देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश का हर नागरिक हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना राजस्थान का हमारे लिए है। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहूंगा, देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जब केंद्र की सरकार को पत्र लिख के सुझाव दिया कि हमें जो विदेशी जो वैक्सीन हैं उसको इंपोर्ट करना चाहिए, उनको खोलना चाहिए ताकि देश के लोगों को वैक्सीनेट कर सकें, हम इस इम्यूनिटी हार्ड इम्यूनिटी कवर कर सकें, किस प्रकार से लोगों को बचाने की जो बातें कही, देश के प्रधानमंत्री ने किस प्रकार से उपहास उड़ाया उनका, और देश के स्वास्थ्य मंत्री ने आके उनका जवाब दिया, ये इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं अगर इसकी जगह होता, कोई भी व्यक्ति, देश का व्यक्ति ये चाहता है कि जो भी पूर्व प्रधानमंत्री रहे, देश की प्रधानमंत्री उनके साथ में बैठे, अनुभव उनका साझा करते और किस प्रकार इस देश को आपदा से निकाला जा सकता है। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में अगर कार्यकर्ताओं पे हमला होता है तो वो खड़ी हो सकती है, लेकिन देश के लोग दम घुटते हुए अगर जान गंवा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी मौन हो जाती है। इन्हें सिर्फ छपास का रोग है। एक ऑक्सीजन ट्रेन चलाएंगे, एक जो एयरफोर्स का फ्लाइट लगाएंगे। मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपने इतने संसाधन झोंक दिए तो इस देश के अंदर मौतों का आंकड़ा इतना क्यों हो रहा है? क्यों दुनिया के अंदर दूसरे राष्ट्र ये कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान से कोई भी लौटेगा वो आएगा नहीं? क्यों ऑस्ट्रेलिया ऐसा कह रहा है कि समय कम है, मैं माफी चाहूंगा। चलिए, राजनीतिक दलों का अपना अपना दावा है और हम ये भी भरोसा करते हैं कि सरकारें हमारे हित में चुनी हुई हैं, जनता ने उन्हें बनाया, निश्चित रूप से हमारा ख्याल रख रही होंगी। लेकिन कड़वा सच ये भी है कि आज देश में हम संसाधनों के अभाव में दम भी तोड़ रहे हैं, जिसे खारिज नहीं किया जा सकता। बेशक लीपापोती कुछ भी हो, लेकिन ये सच्चाई छिप नहीं सकती। शमशान की वो चिताएं झूठ नहीं बोल सकती। रेमडेसिविर इंजेक्शन और अस्पताल के बेड के लिए तड़पती हुई तस्वीरें झूठ नहीं बोल सकती। ये सच है। हम बेशक आरोप प्रत्यारोप कुछ भी लगाएं, लेकिन गौर फरमाना चाहिए उन परिवारों की ओर जिनके चिराग बुझ गए हैं या फिर उस लाइन में खड़े हुए हैं। बड़ा दुर्भाग्य, कहते हुए बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन हमें गौर करना चाहिए। आज और कल में अगर हम टालते रहेंगे तो तबाह हो जाएंगे। ये पीढ़ी अगर यही हाल रहा तो माफ नहीं करेगी। गौर इस पे करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार जंटू में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे, एक बार फिर लॉकडाउन की मांग उठने लगी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री से मांग की है कि अब संपूर्ण लॉकडाउन कर देना चाहिए। आज हम ऑक्सीजन से जूझ रहे हैं, दवाओं से जूझ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से जूझ रहे हैं, अस्पतालों में बेड नहीं है। अब आने वाला वक्त अगर इसी तरह से चलता रहा तो अब हमारे पास में मेडिकल स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ से भी कमी आने वाली है।
उन्होंने साबित किया है कि अब हमें लॉकडाउन लगा देना चाहिए। खैर, लेकिन लॉकडाउन लगाए सुझाव एक दूसरे के चलते हैं, लेकिन क्या इसमें भी कुछ सियासत है? राहुल गांधी 2 दिन पहले मांग कर चुके हैं कि लॉकडाउन लगा देना चाहिए, तो एक बार फिर से मांग उठने लगी है कि लॉकडाउन लगाना चाहिए। हालांकि राजस्थान में संकेत दे दिए थे अशोक गहलोत ने बुधवार की रात ही कि लॉकडाउन लगाने जा रहे हैं। उन्होंने 5 मंत्रियों की कमेटी भी बना दी थी, उसकी रिपोर्ट का इंतजार उनको रहा और एक बार फिर लॉकडाउन उन्होंने कही है। आपको ध्यान होगा कि 2020 में भी जब प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन लगाया, उसके 2 दिन पहले ही अशोक गहलोत ने लॉकडाउन लगा दिया था, लेकिन लॉकडाउन पे उंगलियां उठ रही थी। तो चलिए, हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब हैं, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता आशीष चौधरी जी हमारे साथ हैं, भाजपा नेता सुरेश गर्ग साहब हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा एक बार मैं। जी, गहलोत साहब ने मांग उठाई है कि संपूर्ण लॉकडाउन लगा देना चाहिए, प्रधानमंत्री जिसको इसमें विलंब नहीं करना चाहिए। देखिए, हर राज्य की अपनी अपनी समस्याएं सामने आ रही हैं, लेकिन जो सभी कोरोना से रहे हैं, किसी के पास में क्या दिक्कत आ रही है, किसी के पास में क्या दिक्कत आ रही है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम 4 लाख से ज्यादा का आंकड़ा हमारा बढ़ता जा रहा है और 4.5 के आसपास हम पहुंच रहे हैं। इसी तरह से 4000 से ज्यादा लोगों की पिछले 24 घंटे में डेथ हुई है। ये जो आंकड़ा है, ये दहशत पैदा करता है, डराता है, भय पैदा करता है। जो अपने खो चुके हैं, उन्हें आज भी चिंता सता रही है कि कहीं और कोई इस तरह की स्थिति में ना चला जाए। तो क्या मान के चला जाए कि लॉकडाउन, अगर लॉकडाउन आज अंतिम विकल्प है, तो पहले क्यों नहीं अपनाया गया इसे? देखिए योगेंद्र जी, जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने ट्वीट करके जो कहा है कि अब इसका विकल्प अंतिम लॉकडाउन ही है, तो मुख्यमंत्री जी उसका अनुसरण करेंगे निश्चित रूप से। उन्होंने भी ट्वीट करके राहुल गांधी की बात को कहा है कि हमारे नेता अगर कह रहे हैं तो वो भी मानते हैं। अब क्योंकि वो खुद नहीं करना चाहते, वो कहते हैं कि मोदी जी लॉकडाउन करे। लेकिन कल का कैबिनेट की बैठक हुई थी, उस बैठक में उन्होंने 5 मंत्रियों का एक समूह बनाया और उसमें उन्होंने ये सब बातें डिस्कस की कि जिस तरह के हालात राजस्थान के बन रहे हैं और आने वाले समय में जो चीज हमको चाहिए वो हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो हमारे ये विकल्प है कि हम जब तक संपूर्ण रूप से लॉकडाउन नहीं करेंगे तो हम उस स्थिति में नहीं आ पाएंगे। चैन तोड़ने के लिए हमारे पास एक ही विकल्प है कि हम किसी प्रकार से पूरे प्रदेश को लॉकडाउन की स्थिति में लाएं। अभी शहरी स्थिति में तो आगे देखिए, आप जब सुबह 6 बजे से 11 बजे तक का खुलता है तो सारी धज्जियां हो जाती है, स्थितियां बनी हुई सब हो जाता है। तो ये सारा का सारा सिस्टम देखने को मिल रहा है और आने वाले टाइम में आप देखिएगा शादी बहुत ज्यादा है और गाँव में रुकने का नाम नहीं ले रही। शहरी क्षेत्र में तो फिर भी प्रतिबंध लगा और बहुत सारी चीज हुई। हमारे गाँव में जो हालात बने हुए हैं, गाँव वाले डरते नहीं है कोरोना को लेकर के, जो चिंता का विषय होना चाहिए वो नहीं है। अब वो अगर नहीं है तो हमको लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री जी ने कल ही देखिएगा कि 5 किलो गेहूं और 1 किलो दाल देने की घोषणा जो पहले की थी वो कर दी है 2 महीने के लिए। तो आप मान के चलिए कि आने आज 1-2 दिन में निर्णय हो जाएगा, या तो मोदी जी करेंगे निर्णय, नहीं तो हमारे मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार की चिंता व्यक्त की है और 5 मंत्रियों का समूह बनाया है, वो समूह तो वही रिपोर्ट देगा जो मुख्यमंत्री जी चाहेंगे। तो निश्चित रूप से यहाँ सख्ती लागू हो और यहाँ पर हो सकता हो कि हम 1 वीक या 2 वीक के लिए लॉकडाउन की स्थिति में चले जाए, क्योंकि बहुत सारे राज्यों ने 2 वीक का लॉकडाउन किया है। तो हम मुख्यमंत्री जी ने पहले भी 2 दिन बिल्कुल, पहले। बिल्कुल। तो मैं वही कह रहा था कि 2020 में भी जब संपूर्ण लॉकडाउन देश में लगाया गया, उससे 2 दिन पहले अशोक गहलोत जी ने लगाया, लेकिन इस पे उंगलियां बहुत उठी थी। मैं सुरेश गर्ग जी के पास में जाना चाहूंगा। गर्ग साहब, मुख्यमंत्री मांग कर रहे हैं कि इससे पहले राहुल गांधी ने मांग की है कि लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन लगा देना चाहिए। हालांकि प्रधानमंत्री ने वैक्सीनेशन को लेकर के चर्चा की है, मजदूरों की स्थिति को लेकर के चर्चा की है और ये भी कहा है कि वैक्सीनेशन पे जोर दिया जाना चाहिए। लेकिन एक तरफ वैक्सीन की किल्लत है, दूसरी तरफ हम वैक्सीनेशन पे जोर दे रहे हैं। अगर वैक्सीनेशन हमारे पास में उपलब्ध है तो जैसे पोलियो की खुराक पिलाते हैं उस तरह से घर घर जाकर के वैक्सीन लगाया जा सकता है। योगेंद्र जी बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये बिल्कुल कहा है कि लॉकडाउन लास्ट विकल्प होना चाहिए। जब तक आप अपने संसाधन है तो जो भी आपके विकल्प है उनका यूज करो, और अगर तब भी नहीं होता है तो लॉकडाउन। सबसे पहले अपने यहाँ पे स्थिति को कंट्रोल करने की बात है। जहां तक वैक्सीनेशन की बात है, आज की तारीख में पूरे इंडिया के अंदर
1 करोड़ डोजेज अभी अवेलेबल है, जिससे कि वैक्सीनेशन फास्ट होगा। और मोदी जी खुद कह रहे हैं वैक्सीनेशन फास्ट हो। जहां जहां प्रदेश को जरूरत हो रही है वहां पे वैक्सीन की सप्लाई हो रही है। आज जयपुर के अंदर या राजस्थान के अंदर हालात इतने विकट हो चुके हैं कि कहीं पर भी बेड अवेलेबल नहीं है, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। जो साधन आपको पहले डेवलप कर लेने चाहिए थे, जो ऑक्सीजन प्लांट, क्योंकि केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन प्लांट के लिए पैसा भेजा था राजस्थान सरकार को, बट वो टाइम पर ऑक्सीजन प्लांट लगा नहीं पाई। उस वजह से आज ऑक्सीजन की शॉर्टेज है। आज हमारे लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी ने ऑक्सीजन ट्रेन एक राजस्थान के अंदर भेजी है, तो ऑक्सीजन की जो राजस्थान में किल्लत है उसको वो पूरी कर रहे हैं। तो जहां जहां केंद्र सरकार की तरफ से जो जरूरत है, केंद्र सरकार उसकी राज्य सरकार की सहायता कर रही है। और लॉकडाउन तभी लगना चाहिए कि जब मजदूरों की भी सेफ्टी होनी चाहिए, कि वो मजदूर भूखे नहीं रहे, उनको समस्या नहीं रहे और वो यहाँ से राजस्थान छोड़ के बाहर न जाए। तो लॉकडाउन लास्ट विकल्प होना चाहिए। मेरा मानना है कि लॉकडाउन लास्ट विकल्प होना चाहिए। और सख्ती लेकिन गर्ग साहब तबाही मच रही है देश में, अभी भी हमें किस बात का इंतजार करना पड़ रहा है? नहीं सर, हाँ जब वैक्सीन, देखो मेरी बात सुनिए कि आज जो व्यवस्थाएं हैं ऑक्सीजन की, जहाँ शॉर्टेज थी, आज देश के अंदर करीबन 9,000 मैट्रिक टन का प्रोडक्शन है और रिक्वायरमेंट है 7,000 मैट्रिक टन की। तो कहीं पे केवल आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन की समस्या है, उस डिस्ट्रीब्यूशन की समस्या को दूर करना पड़ेगा। आज की तारीख में केवल डिस्ट्रीब्यूशन की समस्या है। राज्यों की रिक्वायरमेंट सर में देखिए, आज यहाँ पे सप्लाई जो है, हमारे यहाँ डिमांड और सप्लाई का बैलेंस नहीं है। जितनी सप्लाई कर रहे हैं उससे ज्यादा डिमांड है। आज ये बताइए, मुझे एक बात जानना चाहता हूं, सुनिए, हम में से जो भी लोग बैठे हैं, हमारे कान आज भी वो गूंज सुनाई देती हैं कि दिन में 10 लोग हमें ये कहते हैं कि ऑक्सीजन की मदद कर दीजिए, और नहीं कर पाते हैं तो शाम तक कोई मैसेज आता है कि उनमें से 1-2 राम नाम सत्य हो गए। ये पीड़ा जो अंदर से आती है, हम सपने झेल रहे हैं, आज भी झेल रहे हैं। फिर ये कैसे हो सकता है? कोई सरकारें ऐसे कैसे करेंगी कि नहीं, कोई भी सरकार उत्तर प्रदेश ले लीजिए, वहां डिमांड चल रही है। आप ही के पार्टी के सांसद कौशल किशोर जी ने कहा है कि ऑक्सीजन की वजह से लोग मर रहे हैं, कमी है। हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों ने सख्ती और अपनी तल्ख टिप्पणियां की हैं केंद्र सरकार पे कि ऑक्सीजन की कमी है, दिल्ली को ऑक्सीजन उपलब्ध कराइए। कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य, गुजरात, कितने लोग मर गए ऑक्सीजन की कमी की वजह से? योगेंद्र जी, मैं आपको यही कह रहा हूँ कि ऑक्सीजन कैसे बात कर रहे हैं? ऑक्सीजन के प्रोडक्शन में कहीं पे भी कमी नहीं है। आज 9,000 मैट्रिक टन का प्रोडक्शन है ऑक्सीजन का, जबकि लोगों के काम नहीं आ रही, लोगों के काम नहीं आ रही है हुजूर, लोगों के काम नहीं आ रही है। जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की होती है, डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की होती है। स्टेट गवर्नमेंट को डिस्ट्रीब्यूशन पे ध्यान देना चाहिए। जहां शॉर्टेज आ रही है, कालाबाजारी रोकना चाहिए। आज लोग बागों ने आपका कमेंट राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो सकता है। गर्ग साहब, आपका कमेंट राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के संदर्भ में हो सकता है, लेकिन हरियाणा की पोजीशन देख लीजिए, उत्तर प्रदेश की पोजीशन देख लीजिए, गुजरात, कर्नाटक तो एक दिन पहले ही ने जहां जरूरत पड़ी है तुरंत ऑक्सीजन प्लांट लगा दिए हैं। वहां पे कई जगह ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर भी उसी द्रुत गति से ऑक्सीजन प्लांट लगने चाहिए। और जो सप्लाई है उसको, आज ओम बिरला जी ने यहाँ पे ऑक्सीजन ट्रेन भेजी है। जब राजस्थान में प्रॉब्लम आई है तो हमारे यहाँ के जो सांसद है, यहाँ के जो भी हमारे बीजेपी के नेता है, वो पूरे केंद्र सरकार के बराबर संपर्क में है। जवाब दिलवाता हूं आरसी चौधरी जी। आरसी चौधरी साहब, लॉकडाउन अंतिम विकल्प के रूप में देखा जाना चाहिए। केंद्र सरकार भरपूर मदद कर रही है। पहले आरोप ये लग चुके हैं कि वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन की जो डोज है उसको बहुत खराब कर दी राज्य सरकार, मैनेज नहीं कर पाई। अब आरोप ये लग रहा है कि ऑक्सीजन के लिए जो मैनेजमेंट होना चाहिए वो राज्य सरकार का गड़बड़ाया हुआ है, इस वजह से किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। ये आरोप सीधा है, यानी कि अशोक गहलोत मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, ये बीजेपी का आरोप है। योगेंद्र जी, निश्चित रूप से आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो किसी राजनीतिक दल के प्रवक्ता के लिए आरोप और प्रत्यारोप का दौर हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति अपनों को खो रहा है उसके लिए वो एक व्यक्ति नहीं, उसकी पूरी दुनिया है। मैं एक राजनीतिक दल से संबंध रखता हूं, कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूं, लेकिन मेरे साथ में वो मानवीय संवेदना भी है। मैं आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करूंगा। मैं तो सिर्फ आपके माध्यम से और यहाँ पे एक वरिष्ठ पत्रकार बैठे उनके माध्यम से राजस्थान की जनता के बीच में कुछ सवाल है
उन सवालों का जवाब राजस्थान की जनता को जानने चाहिए और देश की जनता को भी जानने चाहिए। 24 मार्च को जब देश के प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन की घोषणा की थी, रात को 8 बजे मीडिया के सामने आए थे, रात की 12 बजे बाद में लॉकडाउन की घोषणा थी। उस समय पूरे देश के अंदर 526 कोविड के पेशेंट थे। आज पिछले 24 घंटे में 4,12,000 से ज्यादा कोविड के पेशेंट आए। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि आखिर आज क्या स्थितियां हो गई। जिस मार्च के महीने में पूरे राजस्थान के अंदर 28 डेथ हुई थी, आज प्रतिदिन कितनी मौतें हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता बार बार राज्य की सरकार पे आरोप लगा रहे हैं, निश्चित रूप से लगाना चाहिए, मैं उनको साधुवाद दूंगा, आप आरोप लगाइए, लेकिन आप एक ऐसा मॉडल भी पेश कीजिए कि भाजपा शासित एक ऐसा प्रदेश है जिस प्रदेश के अंदर हमारी वजह से, हमारे तमाम मैनेजमेंट की वजह से एक भी मौत हमने नहीं होने दी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को मॉडल पेश करना चाहिए, ना कि दूसरी टीका टिप्पणी करनी चाहिए। आज सुरेश गर्ग जी कह रहे हैं कि 9,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन है। जब देश के प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन की घोषणा की 24 मार्च को, 27 मार्च को उन्होंने पीएम केयर फंड बनाया, दुनिया से चंदा पैसा इकट्ठा करना शुरू किया। अप्रैल के महीने में उन्होंने जो इंपावर्ड ग्रुप बनाए थे, उसमें से इंपावर्ड ग्रुप नंबर 6, उसने ये कहा कि 1,000 मीट्रिक टन प्री कोविड ऑक्सीजन की पूरे देश के अंदर जरूरत हो रही थी। अब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पर डे बढ़ रही है। 22 अप्रैल को उन्होंने ये कहा था कि आने वाले समय में चुनौती होगी, पूरे देश के अंदर 7,000 मीट्रिक टन का उत्पादन है। आज उसका ट्रांसपोर्टेशन हो, उसका ट्रांसपोर्टेशन किसी थैली में भर के नहीं ले जाया जा सकता। योगेंद्र जी, इनका तो कहना एक हो गया, पूरे देश के अंदर 1224 क्रायोजेनिक टैंकर हैं और उन टैंकर्स जो ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का और आर्गन का जो ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसका ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो रजिस्टर्ड होते हैं कि कौन टैंकर ट्रांसपोर्टेशन कर सकता है, उसकी अनुमति केंद्र की सरकार देती है। आज हम इस देश के लोगों में, इस किसी भी राज्य के अंदर, किसी भी शासित सरकार के अंदर, हम नहीं चाहते कि हिंदुस्तान के एक व्यक्ति की भी जान जाए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने कहा था जान है तो जहान है। मुझे वो रतन टाटा जी का वो वक्तव्य भी याद है, जब आप जैसे एक वरिष्ठ पत्रकार ने जब उनसे पूछा, तब उन्होंने कहा कि ये साल जिंदगी बचाने का है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि ये आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति आप करते रहिएगा। आज आनंद के अंदर लाखों महिलाएं कलश यात्राएं कर रही हैं। इस देश के अंदर कहीं पे भी हो, आप एक राज्य को लॉकडाउन करके पूरे देश से आइसोलेट नहीं कर सकते, इसके संघीय ढांचे को तहस नहस नहीं कर सकते। आप यहाँ राज्य में आने वाली ट्रेन को नहीं रोक सकते, आप आने वाली फ्लाइट को नहीं रोक सकते। इसलिए हम ये चाहते हैं, जब डिबेट से उठें, ये भारतीय जनता पार्टी के परिवार के लोगों को हम शुभकामना देना चाहते हैं कि आपके परिवार में एक भी घटना नहीं घटे, लेकिन आप एक ऐसे व्यक्ति से मिलिए जो एक ऑक्सीजन की कमी के कारण अपने परिजन को खो दिया हो, तो ऐसे वक्तव्य नहीं आएंगे। ये समय है आपकी संवेदना जगाने का, ये समय है आपकी जवाबदेही का निर्वहन करने का। आखिर क्या वजह है कि हम हमारी जवाबदेही से विमुक्त होके और लोगों की लाशों के पीछे छुप जाते हैं? नहीं, लेकिन बात ये, यहां आरोप ये लगाया जा रहा है, आरसी चौधरी साहब, मेरी बात का आपने जवाब नहीं दिया है कि केंद्र सरकार की ओर से भरपूर मदद की जा रही है। हालांकि सुरेश गर्ग साहब अन्य राज्यों की जो डिमांड है उस पर खामोश है, लेकिन बात केवल राजस्थान की आ रही है कि राजस्थान में मैनेजमेंट, उन्होंने कहा मदद की जा रही है। आपसे शॉर्ट में जवाब चाहता हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये सुरेश गर्ग जी कह रहे हैं कि राजस्थान के अंदर तो ऑक्सीजन उत्पादन होती नहीं थी दिल्ली की तरह। यही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी पहली बार ट्रेन लेके आए, वरना तो लोग यही राजस्थान है। इसी राजस्थान के अंदर आइनॉक्स का प्लांट है, उसी आइनॉक्स के प्लांट से दिल्ली भी ऑक्सीजन जाती है, उसी आइनॉक्स के प्लांट से हरियाणा भी ऑक्सीजन जाती है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि देश के संघीय ताने को तहस नहस ना कीजिए। ये मत कहिए कि हमने ऑक्सीजन दी है, आपने इस राज्य से ऑक्सीजन ली है। हमने बार बार निवेदन करते रहे, हमारे यहाँ पे संक्रमण की दर पे पूरे देश के अंदर हम 6ठे स्थान पे और ऑक्सीजन के एलोकेशन के नंबर पे हम 17वें स्थान पे आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के गुजरात के चाहे पार्टी के अध्यक्ष हो, चाहे दिल्ली के सांसद हो, चाहे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हो, वो रेमडेसिविर इंजेक्शन अपने कार्यालय में बांटते हैं और यहाँ पे परिजन लंबी लाइन लगा के उस रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए इंतजार करते हैं। मतलब बीजेपी का आरोप, किस तरह का आरोप? हम ये चाहते हैं कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलप नहीं कर पाए, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर, हम आरोप नहीं लगाना चाहते। गर्ग साहब को बोलने नहीं चाहिए, मैं तो चुप हो जाता हूँ। आप बोल दीजिए इस देश के इंजेक्शन की कालाबाजारी किस तरह से हो रही है यहाँ पे। जो आज 3400 रुपए का इंजेक्शन है, यहाँ पे 20-20, 25-25 हजार रुपए में मिल रहा है, तो उसको तो रोकिए ना। आप उन जो चोरी बाजारी कर रहे हैं, जो ऑक्सीजन को अपने घर पे, ऑक्सीजन सिलेंडर को जो घर पे रख रहे हैं, जो इंजेक्शन को अपने कालाबाजारी कर रहे हैं, उसको रोकिए।
तब जाके जनता को हेल्प मिलेगी, जनता को सहायता पहुंचेगी। सुरेश गर्ग जी, मुझे लगता है कि आपकी आत्मा मर चुकी है। सुरेश गर्ग जी, मुझे लगता है आपने संवेदना खो चुके हो। आपको पता होना चाहिए राजधानी हॉस्पिटल किसका है। राजधानी हॉस्पिटल SS अग्रवाल, जिसके यहाँ पे ब्लैकमेलिंग करते हुए पाया गया और मुकदमा दर्ज हुआ, भारतीय जनता पार्टी के चिकित्सा प्रकोष्ठ का अध्यक्ष है। इसके अंदर अगर कोई लिप्त है तो आप लिप्त हैं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्यों भारतीय जनता पार्टी का की जिम्मेदारी अध्यक्ष इंजेक्शन बांटते हुए मिलता है? कैसे मिले बीजेपी के नेताओं के पास में इंजेक्शन? कैसे मिले बीजेपी के नेताओं के पास में इंजेक्शन, जब केंद्र की सरकार उसको सर्कुलेट कर रही है? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, कैसे मिले सूरत के अध्यक्ष के 5000 इंजेक्शन बांटे? कैसे वहां पे दिल्ली का सांसद बीजेपी का बांट रहा है? कैसे जो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री है वो जाके उनकी कंपनियों के पीछे खड़े हो जाते हैं? इस देश के अंदर आपदा में आंसू ढूंढने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग, जब आप अपना खोगे तब आपको पता चलेगा। इसलिए लोगों की लाशों के ऊपर अपने नकारापन को मत छुपाइए, जवाब देने का निर्वहन कीजिए। नहीं साहब, ये बीजेपी की वैक्सीन है। डॉक्टर साहब, ऐसे मुद्दे से भटक जाएंगे। मैं आप दोनों के पास में, अभी हमारे पास में वक्त है, मैं दोनों को दूंगा। हमारे जो क्वेरीज हैं, हम बाकायदा जिस दिन डिबेट में बैठते हैं 5 लोगों से 7 लोगों से, जितनी भी अलग अलग जगह से हम बात करके बैठते हैं कि ऐसा किया जाएगा तो क्या होगा, ऐसा किया जाएगा तो क्या होगा, उसके बाद में हम आप लोगों तक पहुंचते हैं। और निश्चित रूप से हम आप तक अगर कोई बात कर रहे हैं तो जनता की आवाज है, जनता जो जानना चाहती है वो हम आपसे आपके अल्फाज के जरिए वो उन तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक बार श्याम जी के पास जाना चाहूंगा। श्याम जी, मैकेनिज्म की बात आती है, बीजेपी लगातार ये कह रही है कि ना वैक्सीनेशन की कोई कमी है देश में, ना गैस की कमी है, ना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। लेकिन मुझे पता नहीं कितनी सच्चाई है कि कमी है नहीं है। बिल्कुल निश्चित रूप से विकासशील देश है, बहुत कुछ किया होगा, लेकिन लोग दम तोड़ रहे हैं। मुझे इस सच्चाई का मालूम है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग दम तोड़ रहे हैं, उन्हें इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है। अगर बेड है तो हर आदमी की जेब में उतना पैसा नहीं है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वो जाके अपना इलाज करा सके। लेकिन सरकारें अपनी ओर से अपने दावे रख रही हैं कि किसी चीज की कोई कमी नहीं है। ये किस तरह का हम किसी को एक ये कहें कि एक भरोसा दिला रहे हैं? देखिए योगेंद्र जी, जिस प्रकार से कोरोना पहली लहर आई थी, उसके बाद हमको मैनेजमेंट ठीक करना चाहिए था। ना केंद्र सरकार कर पाई, ना राज्य सरकार पर। समय रहते हुए अगर दोनों ही सरकारें इसको रखते हुए अगर ये कहती कि सेकंड लेयर आ रही है, तो हम उसकी जो आधारभूत सुविधाएं बढ़ाने की बात होती और जिस तरह से मैनेजमेंट करने की बात होती कर लेते, तो आज ये स्थिति नहीं बनती। स्थिति खराब है। आप बार बार जो सुरेश जी भी कह रहे हैं या चौधरी साहब भी कह रहे हैं, देखिए व्यवस्थाएं जब हालात खराब है, अब हमारा अधिकार बनता है कि हमारे यहाँ से किन किन लोगों को चुन करके भेजा। अगर लोकसभा अध्यक्ष आज कह रहे हैं कि मैं अतिरिक्त कुछ दिला रहा हूँ, ये तो अच्छा है, सौभाग्य है कि हमारे प्रतिनिधित्व करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष हैं और वो देश की सबसे बड़ी पंचायत है। वो निश्चित रूप से केंद्र सरकार को दिशा निर्देश दे सकते हैं और हमारे हित में कुछ काम कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बात भी उठाऊंगा। वो बहुत बड़े व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। अगर वो प्रधानमंत्री के सामने राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो जाके कहें कि राजस्थान के अन्याय कर रहे हो, अतिरिक्त कुछ दे दीजिएगा, तो मैं मान के चलता हूं कि प्रधानमंत्री जी उनको मना नहीं करेंगे। 10 साल अगर जो प्रधानमंत्री रह चुका हो और हमारे सौभाग्य है कि वो राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो निश्चित रूप से हमारी मांग वह उठाए, मुख्यमंत्री जी के साथ जाकर के बात करें प्रधानमंत्री जी से, तो हमारा भविष्य जो आज अंधकार के रूप में डूबा जा रहा है और जो स्थिति हमारे सामने नहीं बन पा रही है। हमने भी देखिएगा 59 ऑक्सीजन प्लांट लगाने का कल प्रस्ताव पारित किया है, बहुत लेट किया ना। अगर हम पहले कर लेते तो निश्चित रूप से स्थिति सुधर सकती थी। लेकिन हाँ, भविष्य में 2 महीने 3 महीने में हम उस स्थिति में सुधार लाएंगे और जो कुछ है इसको आपको, क्योंकि विपदा आ गई है, विपदा को कैसे टाला जाए और किस तरह से हम संघर्ष करें और किस तरह से लोगों को बचाएं, ये प्राथमिकता होनी चाहिए। अब राजनीति का वक्त नहीं है। आज कोर कमेटी की बीजेपी की बैठक भी हुई है। कोर कमेटी की बैठक में प्रस्ताव पारित करना चाहिए था सर्वसम्मति से इनको केंद्र के लिए कि हमारे राजस्थान से अन्याय हो रहा है तो दे दीजिए पूरा। निश्चित रूप से राजनीतिक तौर पर हमारी हिस्सेदारी जो मिलनी चाहिए नहीं मिल पा रही है, क्योंकि हमारा प्रतिनिधित्व वहां कमजोर है। बीजेपी के लोग केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन वो जिस तरह से आवाज उठानी चाहिए नहीं उठा पा रहे। लेकिन कांग्रेस के भी तो 2 लोग सांसद बड़े हैं लोग, केसी वेणुगोपाल और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, वो अगर हमारी आवाज बनकर के खड़े होकर दिल्ली में हमारी सहयोग करे और लोकसभा अध्यक्ष अगर सहयोग कर दे, तो निश्चित रूप से राजस्थान के साथ अन्याय नहीं होगा। अन्याय के लिए हमें
अब जागृत होना पड़ेगा। और इस स्थिति में राजस्थान का भला कैसे हो, राजस्थान को अधिक से अधिक कैसे सहायता मिले केंद्र की, और हम अपनी स्थिति को सुधार कैसे पाए। अभी कंट्रोल में कुछ स्थिति और बिगड़ सकती है आने वाले समय में, कह रहा हूँ। जिस प्रकार से कोरोना गांव में फैल रहा है, उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे, ये स्थिति भयानक हो सकती है। इसलिए हमको लॉकडाउन में जाने की स्थिति बनेगी तो जाएंगे भी। जिस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ी है, आप देखिएगा कि इस अप्रैल माह में ही 75 लाख बेरोजगार हो गए देश में। अब एक तरफ हम रोजगार नहीं दे पाएंगे, दूसरी तरफ लॉकडाउन में जाएंगे, मजदूरों का एक्चुअल में क्या होगा। इस तरह से पहले बिल्कुल। अफरा तफरी मची थी, और अफरा तफरी नहीं मचे, कोई सिस्टमेटिक ढंग से मजदूरों की भी सहायता हो जाए, रोज खाने कमाने वालों को भी कुछ हम सही तरीके से दे पाए, तो आने वाला भविष्य को हम सुधार पाएंगे। इसलिए एकता के सूत्र में बनना चाहिए, यहाँ राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि राजस्थान के साथ न्याय हो, और हमारी मांग पुरजोर तरीके से कैसे दिल्ली में उठा करके पूर्ति की जाए। भाजपा के सांसद कुछ गए, देखिए सीपी तो जोशी इसे गए। क्या कहें? देखिए, ये राजस्थान का सौभाग्य है कि पूर्व प्रधानमंत्री राजस्थान से राज्यसभा में हैं। देश के लोकसभा के अध्यक्ष राजस्थान से लोकसभा के सांसद हैं। केंद्र में 3 मंत्री हैं और पहले भी मिनिस्टर रहे हैं। बड़े कद्दावर नेता राजस्थान से हैं, और किसी वेणुगोपाल हैं, वो राजस्थान से हैं। तो बहुत दिग्गज हैं यहाँ से, लेकिन उसके बावजूद आपको लग रहा है कि वो स्थितियां नहीं हो पा रही है। हमारे जो प्रतिनिधित्व उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी है। राजस्थान को उस तरह की भूमि तो बना दिया कि कोई भी यहाँ से सांसद बन जाए, लेकिन जब राजस्थान की धरती को आवश्यकता है उन रणबांकुरों की है, तो कोई हेल्प नहीं कर पा रहा है। सीधा ये कहना चाह रहे हैं आप? देखिए योगेंद्र जी, जब मनमोहन सिंह निर्वाचित होके जा रहे थे, तो आप और हम भी मौजूद थे विधानसभा के बाहर। उन्होंने कहा कि मैं राजस्थान के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। राजस्थान के साथ अन्याय हो रहा है। अब मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि वो पूर्व प्रधानमंत्री केसी वेणुगोपाल के साथ प्रधानमंत्री से सीधी बात करें, हमारे सांसदों से बातचीत करें, खुल करके कहें देखिए अब इस संकट में आप राजनीति मत कीजिएगा। ओम माथुर से बात चलिए, करें, भूपेंद्र समय यादव से कम है, बात करें। समय कम है, दोनों से सवाल लेना चाहूंगा। मैं गर्ग साहब आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि राजस्थान का सौभाग्य है कि बहुत सारे दिग्गज नेता हैं जो दिल्ली के अंदर नेतृत्व कर रहे हैं। दिल्ली की में उनकी अपनी आवाज है। पूर्व प्रधानमंत्री यहाँ से हैं, लोकसभा अध्यक्ष जो है वो यहाँ से हैं। ओम प्रकाश माथुर को डायरेक्ट प्रधानमंत्री से बात कर सकते हैं, वो राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं। केंद्र में 3 मंत्री हैं, केसी वेणुगोपाल जो महासचिव संगठन है वो राजस्थान से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो ये सौभाग्य देखिए राजस्थान का कितना बड़ा है। लेकिन राजस्थान के लोग अगर वास्तव में ऑक्सीजन की वजह से दम तोड़ते जा रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पीड़ा का कि क्या स्थितियां बन रही होंगी। देखिए योगेंद्र जी, वास्तव में राजनीति का समय नहीं है। कोरोना के अंदर राजनीति नहीं करनी चाहिए। जो भी व्यवस्था है, आज हमारे राजस्थान से जितने भी सांसद हैं वो बराबर डॉक्टर हर्षवर्धन जी से भी संपर्क में है, और वहां के केंद्रीय मंत्रियों से भी संपर्क में है। जो राजस्थान को जरूरत है, आज इंजेक्शन की जरूरत है, जो 70,000 एडिशनल इंजेक्शन थे उसको बढ़ा करके 1,27,000 का कोटा कर दिया गया है। इसी तरीके से ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन ट्रेन चालू कर दी गई है। और भी जो राजस्थान गवर्नमेंट को, राजस्थान की जनता को जिसकी भी केंद्र से जो भी सहायता मिलेगी वो बराबर केंद्र से सहायता मिलती रहेगी। और हमारे यहाँ के राजस्थान के जितने भी सांसद थे वो बराबर केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन जी से कनेक्टेड है। और यहाँ पे सुविधाएं केंद्र की तरफ से किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होगा। आज वैक्सीनेशन पे भी केंद्र ने जो राजस्थान को डोज की जरूरत थी उसकी वैक्सीन भेजी है, और ऑक्सीजन की जरूरत है तो वो ऑक्सीजन भी बराबर देते हैं। जी, आरसी चौधरी जी, भेदभाव बिल्कुल नहीं होगा। फिर सरकार डिमांड कर रही है बार बार, खैर जो जरूरत है तो किसी को भी करनी चाहिए, इसे कोई खारिज नहीं कर सकता। लोकतंत्र में अधिकार दिया है कि चाहे सरकारी स्तर पे हो चाहे आम जन हो, अगर उसको कोई आवश्यकता है तो अपनी आवाज उठाएगा। मुख्यमंत्रियों के स्तर पे कुछ गलत नहीं हो रहा है। लेकिन यहां बात यह आती है कि क्या वास्तव में राजस्थान से कांग्रेस के खाते में इतने दिग्गज लोग चुन करके गए, उन लोगों ने कोई ऐसी आवाज नहीं उठाई वहां जाकर के कि हाँ ये कहा जा सके कि आज राजस्थान तड़प रहा है ऑक्सीजन की कमी से, इंफ्रास्ट्रक्चर से, मेडिसिन से, तो वो कम से कम वहां से मदद कर सके। योगेंद्र जी, निश्चित रूप से आपने जो बात कही वो आपके नजरिए से बड़ी महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री किसी एक राज्य का नहीं होता। जो जिक्र किया, जो भेदभाव माननीय मोदी जी ने किया, वो इस देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश का हर नागरिक हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना राजस्थान का हमारे लिए है। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहूंगा,
देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जब केंद्र की सरकार को पत्र लिख के सुझाव दिया कि हमें जो विदेशी जो वैक्सीन हैं उसको इंपोर्ट करना चाहिए, उनको खोलना चाहिए ताकि देश के लोगों को वैक्सीनेट कर सकें, हम इस हार्ड इम्यूनिटी कवर कर सकें, किस प्रकार से लोगों को बचाने की जो बातें कही, देश के प्रधानमंत्री ने किस प्रकार से उपहास उड़ाया उनका, और देश के स्वास्थ्य मंत्री ने आके उनका जवाब दिया, ये इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं अगर इसकी जगह होता, कोई भी व्यक्ति, देश का व्यक्ति ये चाहता है कि जो भी पूर्व प्रधानमंत्री रहे, देश की प्रधानमंत्री उनके साथ में बैठे अनुभव उनका साझा करते और किस प्रकार इस देश को आपदा से निकाला जा सकता है। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में अगर कार्यकर्ताओं पे हमला होता है तो वो खड़ी हो सकती है, लेकिन देश के लोग दम घुटते हुए अगर जान गंवा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी मौन हो जाती है। इन्हें सिर्फ छपास का रोग है। एक ऑक्सीजन ट्रेन चलाएंगे, एक जो एयरफोर्स का फ्लाइट लगाएंगे। मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर आपने इतने संसाधन झोंक दिए तो इस देश के अंदर मौतों का आंकड़ा इतना क्यों हो रहा है? क्यों दुनिया के अंदर दूसरे राष्ट्र ये कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान से कोई भी लौटेगा वो आएगा नहीं? क्यों ऑस्ट्रेलिया ऐसा कह रहा है कि चौधरी साहब मैं माफी चाहूंगा, समय कम है सर, समय कम है, मैं माफी चाहूंगा। चलिए, राजनीतिक दलों का अपना अपना दावा है और हम ये भी भरोसा करते हैं कि सरकारें हमारे हित में चुनी हुई हैं, जनता ने उन्हें बनाया, निश्चित रूप से हमारा ख्याल रख रही होंगी। लेकिन कड़वा सच ये भी है कि आज देश में हम संसाधनों के अभाव में दम भी तोड़ रहे हैं, जिसे खारिज नहीं किया जा सकता। बेशक लीपापोती कुछ भी हो, लेकिन सच्चाई छिप नहीं सकती। शमशान की वो चिताएं झूठ नहीं बोल सकती। रेमडेसिविर इंजेक्शन और अस्पताल के बेड के लिए तड़पती हुई तस्वीरें झूठ नहीं बोल सकती। ये सच है। हम बेशक आरोप प्रत्यारोप कुछ भी लगाएं, लेकिन गौर फरमाना चाहिए उन परिवारों की ओर जिनके चिराग बुझ गए हैं या फिर उस लाइन में खड़े हुए हैं। बड़ा दुर्भाग्य, कहते हुए बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन हमें गौर करना चाहिए। आज और कल में अगर हम टालते रहेंगे तो तबाह हो जाएंगे। ये पीढ़ी अगर यही हाल रहा तो माफ नहीं करेगी। गौर इस पे करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।